हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। और अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हैं, दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज अवर टीम ऑन अनअकैडमी प्लस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इनके साथ आप कनेक्टेड होकर अपना लर्निंग प्रोसेस स्मूथ और एडवांस कर सकते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, दिस इज माई कोड Rahul11। यहां पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों ले? तो सबसे पहली चीज गई, यहां पर टाइम क्या है, फिक्स्ड है। आपको राइट टाइम पर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। क्लासेस ऑन सिलेबस होंगी, गेट एंड ईएससी के, ठीक है। इंडिया बेस्ट एजुकेटेड से आप लर्न करेंगे, यानी हमारे लेक्चर देखने के साथ साथ आप अदर टीचर्स के लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। क्रैश कोर्सेज मिलेगा, इससे आपका रिवीजन एडवांस होगा, तेजी से आप रिवीजन करेंगे। और गेट और ईएससी का जो सिलेबस है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको रिवीजन करने का टाइम मिले। लैंग्वेज का यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं, आपको जो भी पसंद का लेक्चर पसंद है, इंग्लिश या हिंदी, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप सेशन में डाउट पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से, ठीक है। लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, तीनों फॉर्मेट पर ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्या है गाइस, रनिंग है, एप्लीकेबल है, अवेलेबल है। यानी आपको कहीं से पेन ड्राइव कोर्स या ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिस्टम है वो मोबाइल पे भी चलेगा, आपके लैपटॉप पे भी चलेगा, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप उस पर अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। डाउट सेशन है गाइस, आफ्टर 3 क्लासेस देयर इज अ डाउट सेशन, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स एजुकेटर से पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को किस तरीके से बियर करना है एग्जाम के, वो भी आप टेस्ट सीरीज से देखेंगे। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बंडल पैकेज है ना, पूरा का पूरा कंप्लीट बंडल पैकेज है। यानी इसी में गेट, इसी में ईएससी, इसी में एसएससी, जे, यूपी, पीएससी, जितने भी एग्जाम है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। फर्दर अगर आईआरएमएस भी आता है तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। नॉन टेक की क्लासेस के लिए भी यही सब्सक्रिप्शन आपको चलेगा, ठीक है, टेक्निकल के नॉन टेक के लिए। सो गाइज, आई होप आपको चीजें जो हैं समझ में आ गई होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। बहुत बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं सर नोट्स कहां से लूं। तो बेटा, जैसे ये लेक्चर एंड होता है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। प्लीज इस ग्रुप को जाके आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। और इस हैशटैग को, हैशटैग गेट प्रेप डेली, इसे बेटा वायरल कर दो। आप अपने सारे दोस्तों को बता दो। यूट्यूब में आप जैसे ही ये हैशटैग डालेंगे तो आपको हमारे हैशटैग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो यानी आपकी गेट की प्रिपरेशन डेली हो रही है घर बैठ के। तो गाइज, जो आपका आज का सेशन है वो है ड्राइव्स को लेकर। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स पढ़ाऊंगा। तो गाइज, ये सेशन इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स के लिए, यहां पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। क्यों? इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल आप मशीन में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग्स होती हैं, किसके लिए प्लगिंग, रियोस्टिक, ये सब आप मशीन में डील करेंगे। आपके अंकित सर, हमारे अंकित सर क्लास ले रहे हैं मशीन्स की, तो जब भी वहां पर ये सेशन आएगा तो वहां पर आप ये चीजें क्लियर करेंगे। मैं यहां पर आपके साथ ड्राइव्स को डील करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ही कि व्हाट इज ड्राइव। ड्राइव एक्चुअली में होती क्या है? तो बेटा, ड्राइव जो है आपका कॉम्बिनेशन है प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन और मैकेनिकल वर्किंग लोड का। देखो, मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ड्राइव में क्या कर रहे हैं, ये तीनों का तीनों कॉम्बिनेशन है, प्राइम मूवर, ठीक है, ट्रांसमिशन और मैकेनिकल वर्किंग लोड। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ड्राइव बनाते हैं। तो अगर इसे शॉर्ट करना चाहें तो हम सीधा बोलेंगे प्राइम मूवर, ठीक, प्राइम मूवर प्लस ट्रांसमिशन इक्विपमेंट
प्लस मैकेनिकल वर्किंग लोड। मतलब क्या है बेटा, आपका शाफ्ट मूव किया, आपने शाफ्ट से बेल्ट लगा दी और एक लोड लगा दिया, तो शाफ्ट जैसे ही शाफ्ट मूव हुआ इट इज वर्किंग एज एन प्राइम मूवर। ये जो बेल्ट है इट इज वर्किंग एज एन ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, और आपका लोड जो मैकेनिकली आपको कोई चीज उठानी है, लिफ्ट करानी है, वो क्या हो गया, आपका लोड हो गया। तो मैंने यहां बहुत अच्छे से शॉर्ट बता दिया ड्राइव होता क्या है। प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर रोटेट कर रहा है, आपने इसके साथ एक बेल्ट लगा दी, ये बेल्ट आपकी क्या हो रही है, एनर्जी को यहां से मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है, कहां पर, लोड में, और लोड से आप क्या ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए शॉर्ट हो गया ड्राइव, अब आप नहीं भूलेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो बेटा इलेक्ट्रिकल ड्राइव में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को डिफरेंट मशीन्स के डिफरेंट पार्ट्स में मोशन के लिए हम यूज करते हैं। मतलब क्या है कि मैंने जैसे सिंपल सा बताता हूं, ट्रैक्शन का इंजन में क्या होता है कि आपका जो एक मैकेनिकल इंजन होता है, ठीक है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, आप इलेक्ट्रिक इंजन को देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल सप्लाई आई, उससे मुझे क्या मिला, मैकेनिकल आउटपुट मिला। इस मैकेनिकल आउटपुट से मैंने जो मशीन के बाकी टूल्स हैं उनमें क्या करा, इंपार्ट करा डिफरेंट मोशंस, यानी व्हील्स। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी विल गो थ्रू ऑल द डिफरेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। ठीक है, ये व्हील्स है हमारे, दिस इज व्हील। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल ड्राइव कुछ नहीं है, वो ड्राइव जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन, चाहे बेल्ट या जो भी आपके पास सिस्टम है उसके थ्रू ट्रांसमिट करके डिफरेंट मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स को हम क्या कराते हैं, ड्राइव कराते हैं। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल ड्राइव। बहुत सिंपल सा बता रहा हूं कि आपने जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन है इसका एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम। देखो बेटा सिंपल सा है, आपने सोर्स दिया एसी डीसी, फिर ये जो सोर्स है ये सोर्स किस में गया, पावर मॉड्यूलर में गया, इसने पावर को ट्रांसमिट किया कहां पर, मोटर में, मोटर ने वर्क किया, मोटर ने लोड पर वर्क किया। अब मैंने इसमें कंट्रोल सिस्टम भी लगा दिया है, यानी इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कंट्रोल, इसने मेरे लोड को आरपीएम चेक किया, कंट्रोल यूनिट को बताया। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट ने चेक करा कि आरपीएम अगर मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो आपने फर्दर यहां इनपुट दिया, पावर मॉड्यूलर में गया, पावर मॉड्यूलर ने उसके अकॉर्डिंग जितने आरपीएम चाहिए उस हिसाब से करंट या वोल्टेज की रेटिंग को चेंज किया और आपको रिक्वायर्ड आउटपुट मिल गया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया कि यहां पर आपका सोर्स है, पावर मॉड्यूल है, मोटर है, लोड है, और ये पूरी की पूरी कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, दिस इज अवर टोटल कंट्रोल यूनिट। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा ड्राइव सिस्टम बना रहे हैं। ड्राइव प्लस लोड इक्वल्स टू ड्राइव सिस्टम, मतलब ड्राइव करने वाला मशीन और जो लोड, और पूरा इसमें कंट्रोल सिस्टम लगा दिया, तो ये पूरा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव एंड कंट्रोल सिस्टम। तो एक एक चीज को हम बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। यहाँ एसी सोर्स क्या है, पावर मॉड्यूलर क्या है, मोटर क्या है, लोड क्या है, हर एक पॉइंट को यहां बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पर ब्लॉक डायग्राम में लोड क्या है, आपका टास्क। ठीक है, जो मशीन को टास्क कंप्लीट करना है, मैंने मशीन पे एक लोड लगाया, मुझे उस मशीन से वो लोड क्या कराना है, कंपनसेट करवाना है, चाहे फिर वो फैंस हो, पंप हो, वॉशिंग मशीन हो। ठीक है, चाहे फैन रोटेट कराना हो, ठीक है, या पंप से मुझे वाटर को ऊपर अपने रूफ मतलब अपने टैंक तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा लोड।
सेकंड है मेरा पावर मॉड्यूलर। पावर मॉड्यूल क्या करता है? इट इज ए एडजस्ट और कन्वर्टर पावर फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द मोशन। मतलब सोर्स यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये सोर्स और जो आपका मोटर है उसके बीच में क्या है? पावर मॉड्यूलर है। इसके ये आपकी पावर को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। ठीक, इसी से आप अपना वोल्टेज, करंट और मशीन की जो पावर है उसे क्या कर रहे हो? ड्राइव करोगे, कंट्रोल करोगे। मोटर आपको पता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आपका सोर्स, भाई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, आप जब तक इनपुट एनर्जी नहीं दोगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? यानी अगर आपको आउटपुट लेना है तो सिस्टम में पहले क्या करना पड़ेगा? इनपुट एनर्जी को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम हमें क्या देना पड़ेगा? सोर्स। और इन पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए अगर मुझे ऑप्टिमल मोड की जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल सिस्टम, जो एडजस्ट करेगा मोटर और लोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जिससे मुझे क्या मिले? एक ऑप्टिमाइज्ड बैलेंस आउटपुट मिले। समझ रहे हैं ना बात? भाई मोटर है, मोटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लोड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। मैं लोड को कंपनसेट कराना चाहता हूं मोटर के थ्रू, तो मोटर को मुझे कितना करंट, वोल्टेज और उसका कितना आरपीएम आएगा, क्या मेरा लोड कंपनसेट हो पाएगा, वो सब कौन करेगी? कंट्रोल। तो ये एक तरीके का बेटा पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने रख दिया। तो आई होप, उम्मीद करता हूं ये बहुत नॉर्मल सी चीज थी, आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव की बात करूंगा बेटा मैं यहां पर आपके साथ। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं बेटा सबसे पहले आपसे, तो एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? तो इसके सबसे पहले एडवांटेजेस है गाइस कि इसका जो सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है गाइस, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट। सेकंड क्या है गाइस इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है? इजी टू कंट्रोल, ठीक है, इजी टू कंट्रोल। थर्ड है गाइस इसके अंदर आपका रिक्वायर्ड लेस स्पेस, ठीक है। फोर्थ वन क्या है गाइस? कंट्रोल इज इजी एंड स्मूथ, कंट्रोल इज इजी एंड स्मूथ, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें तो कुछ ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्यों इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स आज की डेट में इतने मतलब इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि देखो हर चीज के लिए क्या चाहिए? सिंपल कंस्ट्रक्शन, मेरी लेस मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, तभी मेरे को क्या आएगी? मेरी ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव होगा और सिस्टम की कॉस्ट क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। इजी टू कंट्रोल होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड लेस स्पेस एंड कंट्रोल इज इजी एंड स्मूथ। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है गाइस? अब इसका डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हाई कॉस्ट, ठीक है, जो नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मान लो ड्यू टू फेलियर ऑफ सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ सप्लाई द होल सिस्टम इज शट डाउन, होल सिस्टम इज शट डाउन, ठीक है, इज शट डाउन, होल सिस्टम इज शट डाउन, ठीक गाइस, होल सिस्टम इज शट डाउन, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा, फॉर प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रिकल सप्लाई
is not available, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक ड्राइव नॉट पॉसिबल, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव आर नॉट पॉसिबल, आर नॉट पॉसिबल। तो अब तक जो है वो मैंने बहुत नॉर्मल बातें आपके साथ डिस्कस करी इसके अंदर, ठीक है। यहां पर इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो है हमारा पूरा का पूरा बेटा क्या हो जाता है, एंड होता है। लेकिन अब जो चीजें आगे आएंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पेशेंस बनाए रखो, चीजों को सीखो, समझो। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं वहां पर लाइव आपके साथ रहता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, यहां पर सबसे पहला पॉइंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो सबसे पहले कौन से वो फैक्टर होते हैं जिस पर इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स डिपेंड करती है। तो फिर गाइस सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ मोटर, इट डिपेंड ऑन, ठीक है, दीज फैक्टर्स। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या गाइस, आप जो ड्राइव सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए इलेक्ट्रिकल, यानी मोटर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसकी आपको स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तभी तो आपको पढ़ाई जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे आप ड्राइव में क्या कर सको बेटा, अप्लाई कर सको। स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक गाइस। थर्ड पॉइंट, ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट है गाइस आपका ब्रेकिंग। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आप जो ड्राइव सेलेक्ट करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, तो उसकी की पूरी आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है गाइस मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडरेशन, मैकेनिकल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, मैकेनिकल कंसिडरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा मैकेनिकल कंसिडरेशन में, जो आपको पता होना चाहिए, नेचर ऑफ लोड, ठीक है, नेचर ऑफ लोड, ठीक है, यानी मैकेनिकल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोड होते हैं, नेचर ऑफ लोड। फिर आप किस तरीके का ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी मोशन जो मोटर से आएगा लोड में कैसे ट्रांसमिट करेंगे, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। थर्ड है व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग यू आर यूज्ड फॉर। फोर्थ पॉइंट है बेटा इसके अंदर टाइप ऑफ कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग। फिफ्थ पॉइंट है बेटा टाइप ऑफ एनक्लोजर, मोटर आपकी किस तरीके की बनी है, बाहर से बंद है, ठीक है, ओपन टाइप है एनक्लोजर, टाइप ऑफ एनक्लोजर, ठीक है गाइस, टाइप ऑफ एनक्लोजर। तो दीज आर द मेन मैकेनिकल कंसिडरेशन जो आपके माइंड में रहने चाहिए कि मेरा लोड भी कैसा होगा, नेचर ऑफ लोड मैकेनिकल। दूसरा किस तरीके का मैं ट्रांसमिशन सिस्टम यूज करूंगा, बेल्ट टाइप करूंगा, चेन के थ्रू करूंगा, ठीक है। तीसरा किस तरीके की बियरिंग में यूज कर रहा हूं, किस तरीके की कूलिंग में यूज करूंगा अपनी मोटर के लिए, और उसका किस तरीके का एनक्लोजर है, ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट है गाइस साइज, साइज एंड रेटिंग, साइज
एंड रेटिंग ऑफ मोटर्स, ठीक है, साइज एंड रेटिंग्स ऑफ मोटर्स। सो गाइज इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको चेक करना है कि रेटिंग जो डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी मोटर कितनी देर के लिए कंटिन्यूअस रन कर रही है, या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रन कर रही है, या इंटरमीडिएट पीरियड के लिए रन कर रही है। तो आपको जो ड्यूटी साइकिल है, या आप ऐसा समझिए जो आपका वेरिएबल लोड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है गाइस, साइज एंड रेटिंग ऑफ मोटर किस लिए जरूरी होता है बेटा? फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर कंटिन्यूअस, ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी क्लियर करूंगा। कंटिन्यूअस शॉर्ट ड्यूटी, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है गाइस आपका इसके अंदर नॉइस लेवल। यानी आप जो मोटर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप रेजिडेंशियल एरिया में और आप ऐसी मोटर सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिसका नॉइस लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या होगा? बाकी सबको प्रॉब्लम करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इन सबको गाइस अपने माइंड के अंदर आप बिल्कुल ध्यान से रखें। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिकल कंसिडरेशन, साइज एंड रेटिंग ऑफ मोटर एंड नॉइस, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक गाइस, तो मूव ऑन करते हैं, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब बात करूंगा बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स विद फैक्टर्स। तो यानी ड्राइव्स को काफी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बेटा क्या करा गया है? डिवाइड करा गया है। तो सबसे पहली ड्राइव जो आती है बेटा वो ग्रुप ड्राइव आती है। अब ग्रुप ड्राइव के अंदर क्या होता है कि आपकी एक ही मोटर है और एक ही मोटर से आप दो या दो से ज्यादा मशीनों को रन करा रहे हैं। समझ रहे गाइस? एक मोटर से दो या तीन मोटर, उससे ज्यादा मोटर आप क्या करा रहे हो? रन करा रहे हो। एक लंबा लॉन्ग शाफ्ट होगा, उस पे आपकी मशीन, मैं आपको बिल्कुल पिक्चर दिखाऊंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पे भी ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, वन मोटर इज यूज्ड टू ड्राइव फॉर टू और मोर देन मशीन एंड दिस मोटर इज कनेक्टेड टू ए लॉन्ग शाफ्ट। ठीक है, और यहां पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है मोशन का, वो विद द हेल्प ऑफ बेल्ट एंड पुली। बट ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना? अगर आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये देखो आप पिक्चर, यहां पर क्या है? ये मेरी ग्रुप ड्राइव का एग्जांपल। यहां पर एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रिक मोटर है। यहां देखिए कितना लॉन्ग शाफ्ट मैंने यूज करा है, लॉन्ग शाफ्ट का मैंने यहां पर यूज करा है। ठीक है, कितनी सारी मशीन है? मशीन फर्स्ट, इसे कह देते हैं M1, ठीक है, मशीन सेकंड, मशीन थर्ड। तो देखो बेटा, ये है ग्रुप ड्राइव, और यहां पर ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो रहा है मोशन का? विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, चेन, पुली। ठीक है, ये पुली है, इनके बीच में आपने बेल्ट बांध दी है। एक मिनट, मैं ये वर्ड भी यूज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बेल्ट दिखाता हूं। ठीक है, तो दिस इज अवर बेल्ट एंड दीज आर अवर पुली। और देखिए कितना बड़ा शाफ्ट है, लॉन्ग शाफ्ट पे कितनी तीन पुलीज लगी हुई हैं, इसके तीन बेल्ट लगी हुई हैं, जो तीन मशीनों को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप ड्राइव। ठीक है गाइस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप ड्राइव। अब ग्रुप ड्राइव के अंदर सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक मिनट, हम एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। एडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव, एडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव। तो बेटा सबसे पहला एडवांटेज तो क्या हो गया? कॉस्ट इफेक्टिव है।
बेटा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है? यार एक बात बताओ, मैं आपसे बोलता हूं आप 10 मोटर लेके आते हैं स्टूडेंट्स, वो भी 15 किलोवाट का। 10 मोटर्स, नंबर ऑफ कितनी मोटर्स? 10। आपका टोटल लोड कितना बना, पावर कितना बना आपका? 150 किलोवाट। और मैं कहता हूं आप एक मोटर लेके आते हो 150 किलोवाट का, तो आप मुझे बताओ कौन सा वाला सबसे ज्यादा सस्ता होगा, कॉस्ट किसकी कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो एक सिंगल मोटर होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो सबसे पहली बात, ग्रुप ड्राइव का सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, कॉस्ट क्या होती है यहां पर? लेस। दूसरा पॉइंट है गाइस, यहां पर जब सिंगल मोटर है वैसे फुल लोड पे आप ड्राइव करोगे, एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर, यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा? हाई मिलेगा। क्या मिलेगा? यू विल गेट हाई एफिशिएंसी एंड हाई पावर फैक्टर। ओके गाइस, तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव। तो यहां पर सबसे पहला पॉइंट क्या है गाइस डिसएडवांटेज में, कि अगर एक मोटर है, अगर एक मोटर में भी फॉल्ट हो गया तो पूरा सिस्टम स्टॉप हो गया। ठीक है, इफ फॉल्ट ऑकर एट मोटर द होल सिस्टम इज स्टॉप्ड। आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो गया बेटा? स्टॉप्ड हो गया। तो इस केस में ग्रुप ड्राइव का ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? ड्यू टू लॉन्ग शाफ्ट पुली बेल्ट, ठीक है गाइस, these will make the group drive these will make group drive high cost. These will make high maintenance cost. Okay guys, this will make group drive high maintenance कॉस्ट। ठीक गाइस, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी? यहां पर हाई होगी। ठीक है गाइस, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर हम इसका यूज कहां पर करेंगे ग्रुप ड्राइव का? तो बेटा इनका जो यूज होता है, ठीक है, ग्रुप ड्राइव्स are used group drives are used where old drive system मतलब डीजल या मैकेनिकल ड्राइव सिस्टम are shifted to electric drive system तो मतलब क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपने देखा हो फ्लोर मिल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गाइस फ्लोर मिल्स।
यानी जहां पर भी आपका आटा जो पिसता था, अगर आप देखेंगे वहां पर पुराना ड्राइविंग सिस्टम था, डीजल सेट करके हम वहां पर मतलब उस जगह पर आटा जो है आपका फ्लोर है वो क्या होता था, पिसता था। तो यहां पर ये जो है, जहां पे भी ये ओल्ड ड्राइव सिस्टम है, ठीक है, उसे जहां पे उसे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में जहां शिफ्ट किया जाता है, वहां पर ग्रुप ड्राइव सिस्टम का हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां सारे काम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो सिस्टम होगा फ्लोर मिल्स के अंदर, हम ग्रुप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। इस एग्जांपल को बेटा याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, जहां पर भी कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड होती है वहां पर हम इसका यूज नहीं करते। तो ये भी पॉइंट यहां पर नोट कर लेते हैं बेटा। इट इज नॉट यूज्ड फॉर इट इज नॉट यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, सिस्टम। तो जहां सिस्टम में कांस्टेंट स्पीड, जैसे पेपर मिल, तो पेपर मिल में जो बेटा पेपर निकलता है ना, उसके लिए आपको एक कंटिन्यूअस स्पीड पे मोटर को रन करना होता है, अदरवाइज वो जो बंडल बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है, पेपर के, वो नहीं बन पाएंगे। पेपर क्या हो जाएगा, बीच से ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ मोटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गाइस, यहां मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल ड्राइव, सेकंड नंबर पे ड्राइव आती है बेटा हमारी इंडिविजुअल ड्राइव। क्या होता है इसके अंदर हर एक पार्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोटर होगी, ठीक है। देयर विल बी ए सेपरेट ड्राइविंग मोटर फॉर ईच प्रोसेस इक्विपमेंट। समझ रहे हैं, मतलब एक, अगर आपका एक इक्विपमेंट है उसे रन कराना है, लोड को रन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए एक मोटर है। फिर दूसरा मैकेनिज्म है, उसके लिए डिफरेंट मोटर है। तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। तो हर एक के लिए सिंगल सिंगल आपके लिए मोटर अवेलेबल है। तो वन, ऐसा समझो, वन मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशिंग मोशन टू द वेरियस पार्ट और मैकेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल इक्विपमेंट। यानी अगर एक मोटर ट्रांसमिट कर रही है अपने मोशन को वेरियस पार्ट ऑफ मशीन को, तो उसे आप क्या लेंगे, सिंगल। जैसे लेथ में, लेथ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गाइस। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोटर होती हैं अलग अलग पार्ट को मूव कराने के लिए, ठीक है गाइस। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ड्राइव कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी पिक्चर देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां देखो गाइस, यहां पर ये मशीन है हमारी, और ये जो मशीन है यहां सिंगल मोटर है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो होगा, ये पूरा सिस्टम जो है गाइस, वी कॉल इट एज इंडिविजुअल ड्राइव, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, इंडिविजुअल ड्राइव कहेंगे। यहां पर ये बेल्ट के थ्रू मोशन ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज पुली, दिस इज मशीन जिसे हमें ड्राइव कराना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया गाइस, इंडिविजुअल ड्राइव हो गई। अब ऐसी एक नहीं होगी, हर एक मशीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोटर होगी। यानी सेम यही वाला पार्ट जो होगा वो यहां पे भी होगा, फिर यहां पर भी होगा। तो देखिए इंडिविजुअल ड्राइव कितना अच्छा सिस्टम है हमारा, ठीक। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस गाइस डिस्कस करते हैं, है ना। एक मिनट, एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव। इंडिविजुअल ड्राइव, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा इसके अंदर, जो मशीन है, मशीन not shut due to electric supply failure of motor। बेटा इंडिविजुअल है, अगर मान लो एक मोटर का
सप्लाई फेल हो गया तो सिर्फ उससे रिलेटेड ही मशीन जो होगी वो ही शट होगी। मतलब इस बात को अगर थोड़ा सा कहें, ठीक है, एक मिनट, इस लाइन को ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके माइंड में कि मशीन कैसे शट नहीं होगा। इस बात को सिंपल सा ऐसे लिखते हैं कि मशीन जो होगी आपकी, इफ अगर फॉल्ट occur only the faulty motor part, only the faulty motor part is shut down and rest of the part वर्किंग एज सेम। ठीक, मतलब बाकी का पार्ट वैसे ही काम करेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर सेक्शन पे फॉल्ट हुआ है वो क्या होगा, वो वाला पार्ट आपका शट डाउन हो जाएगा बस। बाकी जैसे उसके अंदर था कि एक मोटर स्टॉप्ड हुई तो सारा सिस्टम स्टॉप्ड हो गया, यहां पर बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड, ड्यू टू द absence of long shaft, the maintenance cost is less। ठीक है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डिसएडवांटेज, इसकी जो कॉस्ट होगी गाइस इज वेरी हाई। भाई जाहिर सी बात है कॉस्ट आपकी क्या होगी बेटा, इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो एब्सेंस होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग शाफ्ट द मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, और आपका जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी ड्यू टू डिफरेंट मोटर्स, क्योंकि जब आप एक मोटर नहीं डिफरेंट मोटर्स का यूज कर रहे हैं तो जो कॉस्ट होगी आपकी वो क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस, मल्टी मोटर ड्राइव्स में क्या होता है कि सेपरेट मोटर्स आर प्रोवाइड फॉर एक्चुएटिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ड्रिवन मैकेनिज्म। ठीक है, मल्टी मोटर ड्राइव्स में यह समझ लीजिए आपको, जैसे इंडिविजुअल ड्राइव थी कि आपका लेथ का एग्जांपल दिया था, इसके अंदर क्या है, सेपरेट मोटर प्रोवाइड कर रहा है फॉर ड्रिवन ए डिफरेंट मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल है क्रेन ड्राइव्स यूज्ड इन पेपर मिल्स, रोलिंग मिल्स। तो क्रेन के लिए क्या होता है बेटा, सेपरेट मोटर्स का यूज करते हैं हम फॉर, देखो, होइस्टिंग, लिफ्ट कराने के लिए, लॉन्ग ट्रेवल मोशन के लिए उसके लिए अलग मोटर है, क्रॉस ट्रेवल मोशन के लिए उसके लिए अलग मोटर है। ठीक है, तो आप क्रेन के एग्जांपल से समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी सारी ड्राइव्स लगी होती हैं, डिफरेंट वर्क करने के लिए डिफरेंट मोटर का वहां पर यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोटर ड्राइव। देख लेते हैं किस तरीके से। तो आप देखिए यहां पर आपके पास डिफरेंट मोटर्स हैं और लोड आपका एक ही है। ठीक है, लोड आपका एक है लेकिन उनके लिए क्या है, डिफरेंट मोटर्स है। तो दिस इज द राइट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल मोटर ड्राइव। तो इसके अंदर आप गाइस कंफ्यूज मत होना इंडिविजुअल वाले से, इंडिविजुअल वाले के लिए लोड भी अलग है, उसके लिए मोटर भी अलग है। ठीक है, यहां पर सेम लोड के लिए डिफरेंट मोटर्स है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इससे अपना जो आपको आइडिया मिल गया होगा, आपने ये सुना ही होगा कि ग्रुप ड्राइव, ठीक है, लेकिन आज आप इन चीजों को देखकर क्लियर कर सकते हैं चीजों, समझ गए गाइस। तो आई होप यहां से आपको क्लियरिटी मिल गई होगी सब्जेक्ट की। आगे बढ़ता हूं, लोड कंडीशन इन मोटर्स।
तो बेटा लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है स्पीड कंट्रोल या टॉर्क कंट्रोल। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है मुझे मेरे लोड को इनिशियली हाई टॉर्क चाहिए या मेरे लोड को स्टार्टिंग में स्पीड चाहिए। तो लोड की कंडीशन जो होती है, लोड कंडीशन इन मोटर्स, वो लोड का जो रिक्वायरमेंट है वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं ट्रैक्शन का, कि ट्रैक्शन सिस्टम में हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या चाहिए होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या जरूरत होगी, मुझे इनिशियली क्या कंट्रोल करना है, टॉर्क को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो वहां पर मेरे लोड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, टॉर्क। ठीक, और जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल लीजिए, यहां पर कटिंग होती है तो वहां पर स्पीड मैटर करती है। ठीक है, तो आप इन चीजों को समझ गए होंगे। सिर्फ ये आइडिया देने के लिए था कि जो लोड रिक्वायरमेंट होती है वो स्पीड और टॉर्क कंट्रोल पर डिपेंड करती है। अब टाइप्स ऑफ लोड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लोड मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोड। एक होता है बेटा एक्टिव लोड। एक्टिव लोड क्या होता है? ये होता है द लोड which are due to force of gravitation, ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन in a spring of और इलास्टिक बॉडी ठीक है गाइस, इसे ले लेते हैं, और इन ए स्प्रिंग और इलास्टिक बॉडी। तो इस तरीके का जो मेरा लोड होगा, इन्हें क्या कहूंगा बेटा, मैं एक्टिव लोड कहूंगा। दे आर कॉल्ड एज एन एक्टिव लोड। अब बेटा एक्टिव लोड देखो, सिस्टम में लोड का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आप जो लोड उठा रहे हैं उस लोड पे लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उस पे टेंशन, ठीक है, कंप्रेशन, ये सब फैक्टर्स भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक्टिव लोड के। अब ये एक्टिव लोड क्या करते हैं, या तो ड्राइव की हेल्प करेंगे, ड्राइव के मोशन में, या ड्राइव के खिलाफ काम करेंगे, है ना, उसके अपोजिट काम करेंगे, अपोजिशन में काम करेंगे। तो एक्टिव लोड जो होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, these torques are positive or negative in nature depending on ठीक है, depending on they aid or resist the drive motion। मतलब कैसे बेटा, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपको लिफ्ट ले लेते हैं, लिफ्ट का एग्जांपल लेके समझ लो। ये जो लिफ्ट है, अगर आप इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होगी, बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये जो एक्टिव लोड जो लगेगा आपको, ये क्या होगा, इसका नेचर बेटा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ये लिफ्ट आपको ऊपर लेके जानी है अपवर्ड, बट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका जो ऑब्जेक्ट है, उस पे जो ऑब्जेक्ट पे आपको फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, नीचे की तरफ। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, मोशन के अपोजिट काम कर रहा है कि नहीं। तो इस तरीके का जो लोड होगा वो क्या होगा, अब ड्राइव के अपोजिट काम कर रहा है। आई विल टेक इट एज नेगेटिव। ठीक है, अब आपने क्या काम करा, इस लिफ्ट को आप नीचे लेके आ रहे हैं, तो अब यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, इसे नीचे लेके आएगी।
तब ये क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आए, ठीक है ना, लिफ्ट। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर थ्योरी नहीं है इंपॉर्टेंट, ये जो एग्जांपल्स मैं दूंगा ना, ये एग्जाम में पूछेगा। जैसे पूछ लेगा कि लिफ्ट किस तरीके का लोड है, ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे, सर इट इज एन एक्टिव लोड। बेटा पूछ लेगा आपसे होइस्ट, ठीक है, ये किस तरीके का लोड है, ये भी एक तरीके की लिफ्ट होती है। होइस्ट माइंस वगैरह में जो लोग जाते हैं, मूवीज में देखा होगा, वहां से पिक्चर क्लियरिटी कर लेना अपनी, ठीक है। एलिवेटर, ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं एक्टिव लोड के बेटा, एक्टिव लोड, ठीक है। ये इस तरीके का लोड या तो ड्राइव के साथ काम करेगा, ड्राइव के खिलाफ काम करेगा, ठीक है। और ये जो एक्टिव लोड होगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, टेंशन एंड कंप्रेशन। सो गाइस आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब अगला इसी में आता है बेटा पैसिव लोड, ठीक है बेटा। अगला इसमें कौन सा आता है, पैसिव लोड, ठीक है। पैसिव लोड मतलब, पैसिव लोड होगा बेटा दिस लोड, ठीक है, ड्यू टू दिस लोड, दिस लोड ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, कटिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इस तरीके का जो लोड होगा बेटा, वो आपका क्या कहलाएगा, पैसिव लोड करेगा। और जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, तो ये तो हमेशा ड्राइव के अपोजिट ही काम करेगा। तो इसलिए इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, दे आर ऑलवेज एक्ट इन opposite, they are always act in opposite direction of motion of drive। तो ड्राइव के मोशन के जो अपोजिट काम करेगा वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, पैसिव लोड। यानी जहां पर शेयरिंग हो रही है, जहां कटिंग होगी, डिफॉर्मेशन होगा, वहां पर का जो लोड होगा वो कैसा कहलाया जाएगा गाइस, पैसिव, ठीक है। तो ये पूरे पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि फ्रिक्शन तो हर जगह पे होना ही होना है, ठीक है, इसे तो आप रोक ही नहीं सकते। इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन ड्राइव, चाहे फिर वो बेल्ट पे हो, पुली पे हो, ठीक है, या ट्रांसमिशन चैनल पे हो, शाफ्ट पर हो, तो ये तो होना ही होना है, ठीक है। इसे कम किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता, ये तो हमें पता ही है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अब आएगी इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ लोड, ठीक है। नेचर ऑफ लोड में गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोड वर्सेस स्पीड। तो आपको यहां फिगर फर्स्ट दिख रही है, यहां पर देखिए ये जो स्पीड है, ठीक है, ये लोड है, और देखिए आपकी स्पीड तो चेंज हो रही है बट लोड जो कांस्टेंट है। मतलब क्या है, पहले वाले केस में लोड इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, लोड इज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ठीक है गाइस। यहां ये बात याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ये नहीं पूछेगा, आपको एग्जांपल देगा, यहां पर ये ड्राइव बनवाएगा, ठीक है, आपको इस तरीके से दे देगा, तो यहां पूछेगा ये किस तरीके का ग्राफ है, तो उसमें लिखा हुआ एक टर्म लोड इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड,
ठीक है। लोड जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, बस इतनी सी बात है। एग्जाम्पल क्रेन्स, ठीक है, वाइस्ट, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहां पर फिगर सेकंड की बात करता हूं, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व सेकंड, ठीक है। यहां पर क्या बेटा, टॉर्क, लोड, टॉर्क और स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनके बीच कैसा है, लीनियर रिलेशनशिप है। इट इज लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये पूछेगा इसके आपसे एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में सबसे पहले देंगे, ठीक है, कहां पर यूज होता है, जहां पर आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्लूइड होगा, फ्लूइड lubricant are used, तो वहां पर ये रिलेशनशिप आएगा। तीसरा वाला कौन सा होगा गाइज आपका, तीसरा वाला कर्व है बेटा लोड टॉर्क, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, यानी पैराबोलिक रिलेशनशिप। कहां पर होगा ये, जहां पर एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन दोनों होगा, ठीक है। कहां पर होगा ये, इस तरीके का आपको मिलेगा जहां पर एयर फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है, दोनों होगा। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे फैन, ठीक है, और वाटर पंप, उनमें आपको ये रिलेशनशिप देखने के लिए मिलेगा। दूसरा है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ वन, जहां पर लोड टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। तो कहां पर होगा ये इनवर्सली, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ बनता है, ये ग्राफ कहां बनेगा, डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। देखा होगा आपने, आपको कोई मटेरियल अगर आपको डिफॉर्म करना है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम लोड लगाएंगे, और स्पीड आपकी वहीं पर क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, ग्राइंडिंग और ड्राइंग, ठीक है। तो इन जगह पर इस तरीके का लोड कर्व हमें मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये ग्राफ, इसे अपने माइंड में रखना, ठीक है। सेकंड चलते हैं, सेकंड पॉइंट को समझते हैं, वेरिएबल लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या है, लोड टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा तो बेटा एक फैक्टर यहां पर आता है हीट का, ठीक है भाई। अगर आप मोटर को रन करोगे तो करंट फ्लो होगा, लोड चेंजेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रहा है, और मशीन के अंदर क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और स्टेडी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर मशीन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ही हीट आपकी एनवायरनमेंट में ट्रांसमिट भी होनी चाहिए, यानी हीट लिबरेट भी होनी चाहिए उसी रफ्तार पे, हीट ट्रांसमिट टू एनवायरनमेंट, हीट ट्रांसफर टू, तभी आपका सिस्टम क्या होगा बेटा, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो अब पहला ये वाला जो ग्राफ है बेटा, इसे कहते हैं, इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस ड्यूटी लोड,
कंटिन्यूअस ड्यूटी लोड, तो हीट प्रोड्यूस इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर इन एनवायरनमेंट फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई हो। कंटिन्यूअस ड्यूटी लोड में क्या हो रहा है गाइस, आप देखो यहां पर मोटर स्टार्ट हुई और कंटिन्यूअसली उस पर लोड कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन हीट राइज राइज राइज, ठीक है, यहां पर हीट कर्व है, इट विल रिप्रेजेंट हीट राइज राइज राइज, और एक टाइम ऐसा आ गया कि फाइनल स्टेडी स्टेट पे पहुंच गई है हीट। ठीक है, हीट ऑफ द सिस्टम जो है फाइनल लेवल पर, यानी अपने मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेन कर लिया है। तो यहां पर लाइन होगी मोटर रन लॉन्ग enough and electric motor temperature reach the steady state value। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल बेटा एग्जाम में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर मिल ड्राइव, कंप्रेसर, तीसरा कन्वेयर। ये तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कंटिन्यूअस ड्यूटी साइकिल के, वरना क्या होता है इसमें आपको ये चीज तो पता चल गई, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। इस सब्जेक्ट में थ्योरी जो है वो तो सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। अगला वाला है शॉर्ट ड्यूटी लोड। शॉर्ट ड्यूटी लोड, और शॉर्ट ड्यूटी लोड में क्या होता है बेटा, यहां पर मोटर का जो रनिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो मोटर थोड़े समय के लिए आपने स्टार्ट करी, रोक दी, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली रेस्ट में चली गई मोटर, तो मशीन अपने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर पे पहुंच ही नहीं पाती, और कूलिंग टाइम उसका बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि रेस्ट टाइम दे दिया आपने तो एम्बिएंट टेम्परेचर तक आकर कूल हो जाती है। ठीक, तो यहां पर क्या है आपका टाइम ऑफ ऑपरेशन is very low and heating time is much lower। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया हीटिंग टाइम इज मच लोअर देन कूलिंग टाइम। ठीक गाइस, तो इसमें क्या होता है, मशीन अपना जब अगली बार आप स्टार्ट करेंगे तो अपने एम्बिएंट टेम्परेचर तक यहां पर पहुंच चुकी है और यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। क्रेन ड्राइव, वॉल्व ड्राइव, वॉल्व जो होते हैं एक बार ओपन हो गया, ठीक है, उसके बाद जब क्लोज करने का टाइम आएगा तो तब तक वो ये चीजें, या हाउसहोल्ड ड्राइव्स। ठीक है गाइज, ये प्लीज अपने माइंड में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट ड्यूटी लोड का। नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज ये थर्ड वाला काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी लोड।
इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी लोड में क्या है, मोटर को स्टार्ट करा, स्टॉप करा, रेस्ट कराया, फिर स्टार्ट करा, फिर लोड लिया, फिर स्टॉप करा, फिर रेस्ट किया। तो मोटर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब देखो यहां पर हीट कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहां पर स्टार्टिंग में आप हीट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द हीट इज नॉट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, हीटिंग यहां पर नेग्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, ठीक। तो हेयर द मोटर, एक मिनट गाइस, ठीक। तो हेयर द मोटर operates for some time, and then there is a rest period, then there is a rest period। मतलब अब मोटर आपकी रुक गई, तो दोनों केस में टाइम इतना होता ही नहीं है कि यह स्टेडी स्टेट रीच कर पाए और या पूरी तरीके से कूल हो पाए, समझ रहे हैं। सो बोथ टाइम आर नॉट sufficient to reach steady states and ambient temperature, cooling ambient temperature। ठीक है गाइस, तो यहां पर ये स्टार्ट हुआ, फिर ये रेस्ट हुआ, तो रेस्ट में भी ना ये पूरी तरीके से कूल हो पा रही है और स्टार्टिंग में भी ना ही ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर को अटेंड कर पा रही है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन से आप याद रखना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार्ट करा स्टॉप किया, स्टार्ट किया स्टॉप किया। ठीक है, मिक्सर, घर में मिक्सर को कभी कंटिन्यूअसली रन नहीं कराते, स्टार्ट करते हैं, ग्राइंड किया, स्टॉप किया, तो इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी लोड कहलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, नेक्स्ट है यहां पर इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग, इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग। सो यहां पर क्या है गाइस, मोटर के स्टार्टिंग टाइम में हीट को नेग्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द heat the time of starting heating is not neglected। ठीक है, फिर there is also a operation time and rest time। ठीक है, तो यहां पर ऑपरेशन टाइम भी है और आपका रेस्ट टाइम भी है, बट all duration are not sufficient to rise the temperature and cool down the temperature
ठीक है, टू देयर लिमिट्स। मतलब हिंदी में बात बता दूं तो दोनों ही ड्यूरेशन जो होते हैं, ये ड्यूरेशन इतने शॉर्ट्स होते हैं, ना ही मोटर अपना स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अटेन कर पाती है, ना ही अपना कूलिंग टेम्परेचर अटेन कर पाती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है बेटा मेटल कटिंग, मेटल कटिंग, मेटल कटिंग, ड्रिलिंग टूल मशीन, ड्रिलिंग टूल ड्राइव्स, माइन होस्ट एटसेट्रा। तो गाइज इन्हें माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है, ये कर्व भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज लास्ट हमारा इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विथ स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। तो गाइज यहां पर देखो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर तक यहां पे भी नहीं पहुंचता ये सिस्टम, स्टार्टिंग में और ब्रेकिंग के टाइम में हीट को नेग्लेक्ट नहीं करते इसके अंदर, ठीक है। हीट जनरेटेड ड्यूरिंग starting and breaking are not neglected, ठीक है गाइस। यहां पर जो हीट जनरेट होती है ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग आर नॉट नेग्लेक्टेड, एंड उसके बाद क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस हैं कौन कौन से हैं, ऑपरेशंस आर, तो मैं बता देता हूं आपको, ये हो गया स्टार्टिंग, फिर आपका आता है ऑपरेशन, ठीक है, फिर आपका आता है ब्रेकिंग, फिर आपका ये वाला आता है रेस्ट। तो यहां पर स्टार्टिंग में हीट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जीरो से ग्राफ स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टेडी स्टेट तक जा रहा है, यानी ब्रेकिंग के टाइम में जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसे भी हमने कंसीडर करा है, जो हीट आपकी ऑपरेशन टाइम में स्टेट हुई है उसे भी कंसीडर करा है, ठीक है, और स्टार्टिंग वाली को भी कंसीडर करा है। और ना ही मशीन का रेस्ट टाइम इतना बड़ा होता है कि वो अपने एम्बिएंट टेम्परेचर तक रीच कर पाए, ठीक है। तो आप शायद ये पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले है बायलेट मिल ड्राइव, सेकंड है मैनिपुलेटर ड्राइव, और थर्ड है माइन होस्ट, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ये मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा दिए, ठीक है। एक एक इनके एग्जाम्पल आपको अपने माइंड के अंदर रखने हैं, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है एग्जाम्पल्स में। आप बात करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उससे पहले बेटा बोर मत होना इस लेक्चर में, ठीक है ना। ये थोड़ा सा चीजें अगर आप समझ गए ना तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे बहुत क्लियर कर देंगी ये सब चीजें, ठीक है, क्लियर। तो वीडियो को शेयर कर दो, और कोई डाउट हो तो गाइज मैं वहां पर अवेलेबल रहता हूं आपके साथ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, तो मुझसे वहां से आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ मोटर्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कंफ्यूजिंग, तो मैं सारी मोटर्स के एप्लीकेशन आपको एक जगह दे रहा हूं, एग्जाम टाइम में इन्हें आप देख लीजिएगा तो आपका काफी आपको बेनिफिशियल होगा। सबसे पहली चीज डीसी सीरीज मोटर,
ठीक है। डीसी सीरीज मोटर, तो बेटा हमें कहाँ यूज करते हैं, हमें पता हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, तो इसका यूज कहाँ होता है बेटा, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है, या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक, वाइस्ड क्रेन्स, स्टील रोलिंग मिल्स, इन सबको अपने माइंड में आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे बात करेंगे बेटा, डीसी शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड देती है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लेथ, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन्स, प्रिंटिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक मिनट गए, एंड पंप्स, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। तो मैंने इस सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, कुछ भी पॉइंट, हाँ दूसरा एक और याद रख लो, पेपर मशीन्स, इसके सारे एग्जांपल्स हैं, कांस्टेंट स्पीड, लेथ, ड्रिलिंग मशीन, प्रिंटिंग, सेंट्रीफ्यूगल, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स और पेपर मिल्स। तीसरा हमारा डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है, डीसी कंपाउंड मोटर कहां पर यूज होती है बेटा, एलिवेटर्स। अब बेटा इस चीज में आप मत लड़ने लगना, ठीक है ना, कि सर डीसी सीरीज मोटर भी होती है, ये भी होता है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज को मिक्स मत करना, ठीक है। रोलिंग्स मिल्स, ठीक है, अब आप कहने लगोगे सर ये स्टील रोलिंग मिल्स आपने यहां बताया, तो शब्दों का ध्यान रखना बेटा यहां पर, ठीक है, पंचेस, शीयर्स जहां कटिंग करनी होती है, शीयर्स मतलब बहुत कटिंग, प्लानर्स, बिल्कुल वो पॉइंट्स लिखवाए हैं जो मिक्स नहीं होते, मेन होते हैं हर मोटर के लिए, ठीक है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ यहां डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट है बेटा थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, इसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लोड आपका चाहे कैसा भी रहे, वेरी करे, बट स्पीड आपको क्या देगी ये मोटर, कांस्टेंट देती है, तो इसका यूज करते हैं बेटा एयर कंप्रेसर, ठीक है। दूसरा है इसका मोटर जनरेटर सेट में, मोटर जनरेटर सेट्स, ठीक है, कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स, कंटिन्यूअस रोलिंग मिल्स, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि पेपर मशीन तो सर यहाँ है, बेटा दिस इज फॉर डीसी एंड दिस इज फॉर एसी, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कर देना, ठीक। नेक्स्ट है बेटा SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसका यूज कहां करते हैं बेटा हम, इसका यूज करते हैं बेटा फैंस, ब्लोअर्स, ठीक है, फैंस ब्लोअर्स, ठीक, फैन ब्लोअर्स, लेथ्स, ठीक है, कंप्रेसर,
ठीक गाइस, और आपका सॉरी इसका यूज कंप्रेसर में नहीं होता, ठीक, इसका यूज कंप्रेसर में नहीं है गाइस, इसका यूज है प्रिंटिंग मशीन्स एंड ग्राइंडर्स। ठीक है, प्रिंटिंग मशीन्स एंड ग्राइंडर्स। नेक्स्ट है आपका 3 फेज WCIM। तो बेटा एसी में हैवी लोड के लिए आपको जरूरत पड़ती है ना, एसी में आपको जब अगर WCIM है आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है, तो इसलिए इसका यूज भी हम कर सकते हैं होइस्ट, ठीक है, लिफ्ट, एलिवेटर। आप कंफ्यूज मत होना, वो डीसी के लिए है, ये एसी के लिए है, ठीक है, क्रेन्स। तो दीज आर द एग्जांपल फॉर 3 फेज, ठीक है, कंप्रेसर। लास्ट है बेटा आपका ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर किस लिए यूज करते हैं बेटा, टैली प्रिंटर्स, टैली प्रिंटर्स, क्लॉक, टाइमिंग सिग्नल मोटर्स, साउंड रिकॉर्डर, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है गाइस, टेप रिकॉर्डर, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है गाइस। फिर आपका सिंगल फेज सीरीज मोटर, कहां करते हैं बेटा इसका इस्तेमाल, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है, मिक्सर, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। तो गाइज यहां पर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स एक एक पॉइंट लिखवा दिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस सेक्शन, इट्स सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ठीक है। कंट्रोलिंग पार्ट जैसे ब्रेकिंग, प्लगिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है ना, ये सब पार्ट्स आप मशीन में डील करेंगे, सर मशीन में पढ़ाएंगे आपको। मैंने आपको वो पार्ट पढ़ा दिया जिसपे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, जिन पे मोस्ट ऑफ द चीजों पे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना, जाने से पहले आज का सवाल क्या है, सवाल यह है बेटा कि आप बताएं ग्रुप ड्राइव्स कहां पर यूज होती है, ठीक है। दूसरा आप मुझे एग्जाम्पल बताएं इंटरमिटेंट पीरियोडिक ड्यूटी विद स्टार्टिंग। जो इसके आंसर बताएगा एग्जाम्पल के कमेंट सेक्शन में उसका नाम लूंगा कल के वीडियो में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी प्लस पे जाएं, गोल सेट करें अपना गेट ESC। तीसरा सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करें। चौथा हमें कौन सा सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ जो लेना चाहते हैं वो लें। कोड लगाएं Rahul11, ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा यहां पर। फाइनल पे करें और EMI ऑप्शन भी यहां पर अवेलेबल है। सो गाइज इसी के साथ थैंक यू सो मच, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें और क्रिटिक्स चैनल को सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को बच्चों शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच गाइज।